नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल हिस्ट्री पर। कंगना रानावत जी, जब कंगना रानावत जी को हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा से टिकट मिला तो मैंने एक छोटा सा ट्वीट लिखा था। मैंने लिखा था कि अब सदन के अंदर प्रज्ञा जी की कमी नहीं खलेगी। अगर वो चुनाव जीत जाती हैं तो प्रज्ञा जी को आप जानते हैं इस बार टिकट नहीं मिला है। पिछली बार भोपाल से लड़ी थी प्रज्ञा और दिग्विजय सिंह को चुनाव हराया था। इस बार उनको टिकट नहीं मिला है तो उनकी कमी ना खले, इसके लिए शायद कंगना रानावत जी को टिकट दिया गया है। और कितनी जल्दी उन्होंने मुझे सही साबित कर दिया। अभी उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, नविका कुमार से वो बातचीत कर रही हैं। उस वीडियो में कुछ बहुत मजेदार उन्होंने बातें की हैं। जैसे वो सवाल पूछती हैं, एकदम मासूमियत के साथ सवाल पूछती हैं कि जब हमको आजादी मिली तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस कहां थे। पहले मुझे ये बात आज क्लियर करने दीजिए। जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, वो कहां गए? वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं। वैसे तो उनके व्हाट्सएप पे किसी ने उनको बताया नहीं होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने 1942-43 में बाकायदा लिखा था इस बात को कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, दोनों अंग्रेजों के लिए काम कर रहे हैं। यह बात उनको कहां पता होगी, इसके लिए तो किताब पढ़नी पड़ती है। दूसरा, उनको यह भी नहीं पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो अंग्रेजों की सेना में भर्ती वही सावरकर करा रहे थे जिनकी जेल की कोठरी देखने गई थी कंगना रानावत, फोटो खिंचाई थी और जाने क्या क्या किया था। वैसे उनको यह भी नहीं पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस सारी जिंदगी अगर कहीं रहे तो कांग्रेस के अंदर रहे। पता तो उनको यह भी नहीं होगा कि सांप्रदायिक ताकतों से सुभाष चंद्र बोस कितना नाराज रहते थे, कितने परेशान रहते थे और हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। पता उनको यह भी नहीं होगा कि आजाद हिंद सेना जब उन्होंने बनाई तो उसमें जितने हिंदू थे उतने ही मुसलमान थे। पता तो उनको यह भी नहीं होगा कि आजाद हिंद फौज की सेना का जो ध्वज है, जो झंडा है, वो जो रखा गया वो टीपू सुल्तान का जो झंडा था उस पर रखा गया। पता तो उनको यह भी नहीं होगा कि वहां जो नारा दिया गया जय हिंद, वो एक मुस्लिम ने कॉइन किया था। और जय हिंद बेसिकली जो है हिंदी और उर्दू दोनों का मिला हुआ है। हिंदुस्तान जय हिंदुस्तान से जय हिंद बनता है, तो वो अपने आप में एक हिंदुस्तानी यानी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक नारा है। पता तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा अगर सुभाष बाबू के बारे में 4 किताबें ढंग की पढ़ लें। हालांकि पढ़ने के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। कंगना रानावत तो बता चुकी हैं कि जब वो छोटी थी उनके पिताजी उनको डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन वो स्कूल जाने को तैयार नहीं होती थी, पढ़ाई लिखाई की नहीं, तो पिताजी नाराज हो गए, मारने के लिए हाथ उठाया। तो इन्होंने कहा कि अगर आप मुझे मारेंगे तो मैं भी आपके ऊपर हाथ उठाऊंगी। यानी इतनी संस्कारी हमारी कंगना जी हैं कि पिता के ऊपर उस उम्र में हाथ उठाने को तैयार थी। आम भारतीय तो बेचारा कल्पना भी नहीं कर सकता, सोच ही नहीं सकता कि पिता के साथ कभी वो इस तरह का व्यवहार करेगा। आम भारतीय लड़का या लड़की तो पिता को एक सम्मानजनक जगह देते हैं, पिता की बात कई बार नहीं भी मानते हैं, लेकिन सम्मान में कोई कमी नहीं करते हैं। हाथ उठाने जैसी बात तो केवल कोई बिगड़ा हुआ कर सकता है। खैर, हम कंगना जी को बिगड़ा हुआ नहीं कहेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस की बात चल रही थी, कंगना जी कह रही थी वो पहले प्रधानमंत्री थे। जरा इतिहास अगर देख लें उसके बाद बाकी बातें करते हैं। इतिहास अगर देखें तो 2 तरह के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, 2 तरह की सरकारें होती हैं। एक सरकार वो होती है जो बाकायदा किसी देश के आजाद होने के बाद बनती है, संविधान होता है, संविधान की शपथ लेती है या कोई और शपथ लेती है और बाकायदा गद्दी पे बैठ के सत्ता चलाती है। दूसरी वो सरकारें होती हैं जिनको गवर्नमेंट इन एग्जाइल कहते हैं, यानी निर्वासन में बनी हुई सरकार। यानी कोई आजादी की लड़ाई लड़ रहा है लेकिन अपने देश में नहीं रह पा रहा है, वो दूसरे देश में चला जा रहा है, वहां पर एक प्रतीकात्मक, एक सिंबॉलिक निर्वासन की सरकार बनाता है, वहां से आजादी की लड़ाई लड़ता है। अगर जीत जाता है तो वही निर्वासन की जो सरकार है वो पक्की सरकार हो जाती है, और अगर शहीद होता है तो कोई बात ही नहीं। एक एग्जांपल आपको दे दूं कि 1971 में जब बांग्लादेश बना, उसके पहले वो पूर्वी पाकिस्तान था जिसके ऊपर पाकिस्तान कहर मचा रहा था। जब शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया तो शेख मुजीब के जो आसपास के लोग थे, जो उनके साथी थे, वो कलकत्ता में आ गए क्योंकि इंदिरा गांधी ने उनको शरण दिया, इंदिरा गांधी ने मदद की और फिर बाद में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से अलग करवाया भारत की सेना भेजकर बांग्लादेश को। तो ये जो लोग शेख मुजीब के जो लोग गए थे कलकत्ता में, इन्होंने वहां पर एक निर्वासन की सरकार, गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई थी।
लेकिन असली सरकार तो तभी बनी जब बाकायदा बांग्लादेश बन गया, जब पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान के सैनिकों ने, जनरल नियाजी ने समर्पण कर दिया, उसके बाद रिहा होकर लौटे शेख मुजीब और उन्होंने सरकार बनाई। यह फर्क होता है निर्वासन की सरकार और वास्तविक सरकार में। यहां तक कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसकी भी एक निर्वासन की सरकार बनी थी, जिसकी जानकारी मैंने अपनी किताब में दी है। खैर, ऐसे हजारों किस्से मैं आपको सुना सकता हूं जहां निर्वासन की सरकारें बनी हैं। तो सुभाष बाबू जिस सरकार के प्रधानमंत्री थे वो ऐसी ही गवर्नमेंट इन एग्जाइल थी। लेकिन अगर गवर्नमेंट इन एग्जाइल को ही हिसाब किताब में लेना है, निर्वासन की सरकार को ही हिसाब किताब में लेना है, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस नहीं, मौलाना बरकतुल्लाह होंगे। वही मौलाना बरकतुल्लाह जिनके नाम पर भोपाल में एक यूनिवर्सिटी है। अब आप कहेंगे ये नया इतिहास कहां से आप ले आए? आपको याद है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर जब तमाशा चल रहा था तो राजा महेंद्र प्रताप का नाम आया था कि राजा महेंद्र प्रताप ने इतनी जमीन दी है वगैरह वगैरह। मैंने बहुत डिटेल से राजा महेंद्र प्रताप के बारे में बताया था, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की जमानत जब्त कराई थी, जिंदगी भर सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ रहे थे। राजा महेंद्र प्रताप जो मथुरा के पास की एक रियासत के राजा थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, पहले विश्व युद्ध के समय भारत छोड़कर बाहर चले गए थे और उनका प्लान यह था कि जर्मनी, अफगानिस्तान, ईरान, ये सारे देश जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड के खिलाफ थे, इनको साथ लेकर भारत को आजाद कराना। इसी कोशिश में वो मिले थे जर्मनी के उस जमाने के चांसलर से भी और बिस्मार्क से, और उसके बाद लौटते हुए वो अफगानिस्तान आए थे जहां पर बहुत सारे हिंदुस्तानी इकट्ठा हुए थे और 1915 में काबुल में पहली गवर्नमेंट इन एग्जाइल भारत की बनी थी। यानी भारत की पहली निर्वासन सरकार बनी थी जिसके राष्ट्रपति थे राजा महेंद्र प्रताप खुद, प्रधानमंत्री थे मौलाना बरकतुल्लाह और चंपक रमण पिल्लई और इस तरह के कई सारे लोग उसमें मंत्री थे। तो जैसा मैंने कहा कि अगर निर्वासन की सरकार को ही देखना है तो हमारी जो पहली निर्वासन की सरकार थी वो भी बिल्कुल सेकुलर सरकार थी जो राजा महेंद्र प्रताप ने बनाई थी। अफगानिस्तान में रहकर वो कोशिश कर रहे थे हिंदुस्तान को आजाद कराने की, लेकिन बाद में अफगानिस्तान के साथ इंग्लैंड का अलग तरह का समझौता हो गया। वो सब एक लंबा इतिहास है और ये सरकार जैसे बनी थी वैसे ही बिखर गई। आजादी की लड़ाई में कोई बहुत बड़ा रोल नहीं निभा पाई और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप जानते हैं कि इंग्लैंड और बाकी लोग विजयी हुए, जर्मनी हारा और भारत जिस कंडीशन में था उसी कंडीशन में रहा। उसके बाद आप जानते हैं कि आजादी की लड़ाई कांग्रेस अपने तरीके से लड़ती है, भगत सिंह अपने तरीके से लड़ते हैं और उसी कांग्रेस में सुभाष बाबू भी शामिल होते हैं। लेकिन सुभाष बाबू गरमपंथी थे, वो किसी भी तरह से आजादी हासिल करना चाहते थे, चाहे हथियार ही क्यों ना उठाना पड़े। तो कांग्रेस में भी उनकी नहीं बनी। जब दोबारा अध्यक्ष वो बने तो जो कार्य समिति थी जिसको लीड कर रहे थे सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इस तरह के लोग, उन लोगों ने उनकी एक ना चलने दी और वो इस्तीफा देकर चले गए। ये सब कहानी आप जानते हैं, मैं बताने वाला नहीं हूं। और इसी सिलसिले में जब वो कलकत्ता में गिरफ्तार थे तो उनकी तबीयत खराब हुई, उनको अपने घर पे भेजा गया, अपने घर पे नजरबंद रखा गया और वहां से वो किसी तरह से भागे। जब भागे थे वो भी एक मुस्लिम की सहायता से भागे थे, जिसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कहते हैं। वहां वो भाग कर गए और वहां से वो रशिया जाना चाहते थे, लेकिन रशिया ने उनको अलाउ नहीं किया तो वो पहुंच गए जर्मनी। एक पोर्चुगीज आदमी का भेष बनाकर वो पहुंच गए जर्मनी और जर्मनी में हिटलर से मिलने से पहले और उसके बाद भी उन्होंने बहुत कोशिश की कि एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल बना ले, लेकिन जर्मनी ने उसको मान्यता नहीं दी। फिर वो जापान पहुंचे जर्मनी से पनडुब्बी में बैठ के और जापान में आजाद हिंद फौज के लीडर भी हुए और वहीं पर गवर्नमेंट ऑफ एग्जाइल बनी। यानी पहली गवर्नमेंट ऑफ एग्जाइल बनी थी 1915 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय और दूसरी गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनी 21 अक्टूबर 1943 को, जिसमें सुभाष चंद्र बोस थे, लक्ष्मी सहगल थी, ऐसे अय्यर थे और ऐसे बहुत सारे लोग, हिंदू मुसलमान सब थे। तो कंगना जी, पहली बात तो आपको यह नहीं पता है कि गवर्नमेंट इन एग्जाइल और गवर्नमेंट में क्या फर्क होता है। पता तो आपको खैर कुछ भी नहीं है। दूसरा, आपको यह नहीं पता है कि अगर गवर्नमेंट इन एग्जाइल से ही पहला प्रधानमंत्री तय करना है तो वो मौलाना बरकतुल्लाह होंगे, सुभाष चंद्र बोस नहीं होंगे। तीसरी बात, आप सवाल पूछती हैं कि जब आजादी मिली तो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे कहां। अब यह भी अगर आपको नहीं पता है कि 18 अगस्त
1945 को फार्मोसा, जो अब ताइवान में है, उस जमाने में उस पर जापान का कब्जा था, वहां से एक जहाज से वो निकलने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि जापान की हार हो चुकी थी। वो वहां से निकलना चाहते थे और विमान दुर्घटना में मारे गए, जिसके बाद बहुत सारे किस्से फैलाए गए कि असल में वो मरे नहीं थे वगैरह वगैरह। लेकिन जितनी जांच कमेटीज बनी हैं, ज्यादातर की रिपोर्ट कहती हैं कि उनकी डेथ हो गई थी। उनका अपना परिवार भी मानता है उनकी डेथ हो गई थी। तो 18 अगस्त 1945 को सुभाष बाबू इस दुनिया से चले गए थे। फिर 15 अगस्त 1947 को वो कहां थे? ये कैसा सवाल है? वैसे मैं आपको बताता हूं कि 15 अगस्त 1947 को सुभाष बाबू कहां थे। 15 अगस्त 1947 को सुभाष बाबू जवाहरलाल नेहरू के दिल में थे। और कैसे थे ये मैं आपको बताता हूं। जब उन्होंने उस दिन अपना भाषण दिया, आजाद देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब अपना पहला भाषण दिया, तो सिर्फ दो लोगों को याद किया, एक जीवित और एक मृत। पहला याद किया उन्होंने राष्ट्रपिता भी महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने ही सबसे पहले कहा था। पहला उन्होंने याद किया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, जिनके नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। और दूसरा उन्होंने याद किया अपने छोटे भाई जैसे दोस्त सुभाष चंद्र बोस को, जो इस आजादी की लड़ाई में शहीद हुए थे। कंगना जी, जिस पार्टी से आप चुनाव लड़ रही हैं, उस पार्टी का जो असली केंद्र है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जरा उससे पूछिएगा कि 15 अगस्त 1947 के पहले उसने सुभाष बाबू को कभी याद क्यों नहीं किया। क्यों नहीं तब याद किया जब सुभाष बाबू के सैनिक गिरफ्तार होकर आए थे, फांसी का खतरा था उनके खिलाफ। जवाहरलाल नेहरू बाकायदा लीगल उनको प्रोटेक्शन देने के लिए आजाद हिंद फौज डिफेंस कमेटी बनाकर मेहनत कर रहे थे। पूछिएगा कि आरएसएस ने उसमें मदद क्यों नहीं की। पूछिएगा कि उन सैनिकों को रिहा कराने के लिए आरएसएस ने कोई मूवमेंट क्यों नहीं चलाया। पूछिएगा कि सुभाष बाबू का नाम आज तो बहुत आरएसएस को याद आता है, 15 अगस्त 1947 से पहले आरएसएस ने कभी सुभाष बाबू या भगत सिंह या ऐसे लोगों को क्यों नहीं याद किया। और जब पूछेंगी तभी आपके समझ में आएगा कि असल में देश 2014 में नहीं, देश 1947 में आजाद हुआ था। और उसको आजाद कराने वाले आपके संगठन के लोग नहीं थे, वो लोग थे जो हथियार के साथ या हथियार के बिना अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे आजाद हिंद फौज के हों, चाहे भगत सिंह के साथी हों, चाहे सैकड़ों हजारों लाखों लोग पूरे देश के हों जो अपने अपने तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। वैसे आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि आपका जो देश है वो 2014 में ही आजाद हुआ है। आपका देश अलग देश है, जहां इतिहास नहीं होता, जहां व्हाट्सएप का इतिहास होता है, जहां फैक्ट नहीं होता, जहां दुष्प्रचार होता है, जहां आजादी सिर्फ कुछ लोगों को मिलती है और बाकी लोगों की जबान बंद करने की कोशिश की जाती है, जहां इतिहास के नायकों को इतिहास से मिटा देने के लिए एनसीईआरटी और बच्चों की जो किताबें होती हैं उनके कोर्स बदल दिए जाते हैं, जहां ऐसी फिल्में बनती हैं जिसमें इतिहास का सत्यानाश कर दिया जाता है। अभी एक हाल में फिल्म आई थी सावरकर पर, दर्शकों ने भी नकार दिया। दर्शकों को भी लगा होगा कि जो झूठ आसानी से व्हाट्सएप पर मुफ्त में अवेलेबल है, उसको देखने के लिए हम मल्टीप्लेक्स में जाके पैसा क्यों खर्च करें। मैंने जब उसका ट्रेलर आया था तो मैंने एक वीडियो बनाया था। बाद में जब फिल्म आई मैंने सोचा था एक वीडियो बनाऊंगा, फिर मुझे लगा जब कोई नहीं देख रहा है तो 200 रुपए फालतू में खर्च करके मैं जाके क्यों फिल्म देखूं। मैंने उसको रिएक्ट नहीं किया। 7 खंडों में पहले ही मैं सावरकर की पूरी कहानी बता चुका हूं, तो मुझे लगा इससे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसी फिल्में आती हैं, ऐसी फिल्म आती है, जेएनयू पे फिल्म आती है जिसमें पीयूष मिश्रा जो हैं वो नकल करते हैं एक ऐसी नज्म का जो पाकिस्तान के तानाशाह जिया उल हक के जवाब में लिखी गई थी। फिल्म आती है बस्तर पे पिट जाती है, अलग बात है, लेकिन बस्तर पे फिल्म आती है। फिल्म आती है 370 पे पिट जाती है, अलग बात है, लेकिन 370 पे फिल्म आती है। बाकायदा एजेंडा बना बना के फिल्म बनाई जाती है, जनता भी उसको नजरअंदाज कर देती है। यह अलग बात है कि अब ओटीटी पे चली जाएगी तो लोग देख लेंगे या दूरदर्शन पर आ जाएगी, जैसे केरला स्टोरी जो है दूरदर्शन पे आने वाली है, वैसे ही दूरदर्शन पे आ जाएगी तो कुछ लोग देख लेंगे, अपना जहर फैला लेंगी ये। लेकिन 2014 के बाद ही ऐसा देश बना है जब लोग इतिहास किताबों से नहीं पढ़ रहे हैं, सिनेमा से पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप से पढ़ रहे हैं। और नतीजा यह है कि कंगना रनावत आकर सवाल पूछ रही हैं। वो कंगना रनावत
जिनका इतिहास का ज्ञान जीरो होगा और अब निगेटिव हो गया है, वो इतिहास बताने की कोशिश कर रही हैं, उस पार्टी में बैठ के सुभाष बाबू की बात करने की कोशिश कर रही हैं जिस पार्टी के पुरखों ने सुभाष बाबू की सेना के खिलाफ अंग्रेजों की सेना में भर्ती कराई थी। छोटी सी सलाह है, कभी वक्त मिल जाए तो सुभाष बाबू का लिखा कुछ पढ़ लीजिए, कुछ नहीं पढ़ सकती हैं तो आजाद हिंद फौज में रहते हुए जापान से जो रेडियो रंगून से वो लगातार अपने भाषण देते थे, जो भारत में लोग सुनते थे, उनका कलेक्शन पढ़ लीजिए। आपको मालूम हो जाएगा कि आरएसएस के बारे में, हिंदू महासभा के बारे में सुभाष बाबू क्या सोचते थे। बाकी हमारे कितने बुरे दिन आ गए हैं कि कहां हम बड़े बड़े इतिहासकारों से बहस करने की कोशिश करते थे, कहां हम उनसे लड़ने की कोशिश करते थे, उनका झूठ बाहर लाने के लिए रिसर्च करने की कोशिश करते थे, कहां अब हमको प्रज्ञा ठाकुर और कंगना रानावत जैसों का एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है। जब आप लोग मैसेज करते हैं, जब आप लोग मेल करते हैं कि सर इसका जवाब दीजिए, तो मुझे हंसी भी आती है, रोना भी आता है कि एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में ऐसी घटिया बातों पर अब हमें बात करनी पड़ रही है। लेकिन जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, जब बात उठी है तो उसका जवाब दिया जाएगा। ये काम हम लगातार करते रहें, इसके लिए आपके सपोर्ट की जरूरत हमें हमेशा रहती है, सिर्फ आर्थिक सपोर्ट की नहीं। आर्थिक सपोर्ट तो अपने आप में एक जरूरी सपोर्ट है ही, लेकिन एक मोरल सपोर्ट की जरूरत होती है। इस सपोर्ट की जरूरत होती है कि आप लगातार हमें बताएं कि हम सही काम कर रहे हैं या नहीं। कमेंट में बताएं, जैसे बता सकते हैं वैसे बताएं, और हमारे वीडियोस दूर तक पहुंचाएं। उनका झूठ बहुत दूर तक जाता है, हमारा आपका सच भी अगर उतनी दूर तक नहीं पहुंचेगा तो इस मेहनत का कोई मतलब नहीं है। इसलिए इस वीडियो को दूर तक पहुंचाने में सब जानते हैं, आप बताने की जरूरत नहीं है। दूर तक पहुंचाने में मदद कीजिए। जिन व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो वीडियो टपके हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमारा वीडियो भी लेकर जाइए। हो सकता है 2014 के बाद गुलाम हुए लोग, आजाद नहीं गुलाम हुए लोग, शायद ये सब सुनकर दोबारा सोचने पर मजबूर हो सकें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।